नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता, नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू, 22 महीने बाद दाम घटाए गए। ममता बनर्जी के माथे नाक पर 4 टाके लगे, डॉक्टर बोले उन्हें किसी ने धक्का दिया था। कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6000 करोड़ चंदा, किसने किसको दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की। आरएसएस की मीटिंग में संदेश खाली सबसे बड़ा मुद्दा, 6 साल बाद हो रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, मंदिर मुक्ति आंदोलन की प्लानिंग होगी। राहुल आज महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचेंगे, कल नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। 17 मार्च को मुंबई में खत्म करेंगे न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को राहत दी है और पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। नई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इससे पहले 21 मई 2022 को दाम घटाए गए थे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के परिवार का हित और सुविधा उनका लक्ष्य है। केंद्र सरकार की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया था। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राज्य के हर जिले में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ता हो जाएगा। राजस्थान में अब 31.04% की जगह 29.04% वैट लगेगा। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम 2022 में घटे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। नए दाम 22 मई से लागू हुए थे। हालांकि अभी जो दाम घटाए गए हैं उसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कम किया है। ये कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे दामों को रिवाइज करती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार 14 मार्च की शाम को कोलकाता में कालीघाट स्थित अपने घर में गिर गईं। इससे वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके माथे पर 3 और नाक पर 1 सहित कुल 4 टाके लगे हैं। कुछ घंटों बाद रात करीब 9:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि ममता के चोटिल होने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर मणिमोय बंदोपाध्याय ने अपने मेडिकल बुलेटिन में कहा कि बंगाल सीएम को किसी ने पीछे से धक्का दिया था, जिसके कारण वो गिर गई। सवाल यह है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच सीएम ममता के बेडरूम में कौन घुसा था, जबकि उनके पास Z+ सुरक्षा है। रिटायर्ड आईजीपी पंकज दत्ता ने कहा कि ये सुरक्षा चूक का मामला है, इसे स्वास्थ्य समस्या हादसा नहीं कहा जा सकता। हादसे के तुरंत बाद ममता की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इसमें उनके माथे से खून निकल रहा था, वो बदहवास हालत में थी। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उस नाजुक दौर में ममता की फोटो किसने खींची। किसी ने फर्स्ट एड देने की कोशिश भी नहीं की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। परिवार के मुताबिक हादसे से पहले ममता अपनी भाभी कजरी बंदोपाध्याय के साथ एकडलिया में एक कार्यक्रम से लौटी थी। वहीं चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। इसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR है, जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कंपनी ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच खरीदे। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और आईपीसी के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP और RJD भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक का डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट किया था। कोर्ट के निर्देश पर SBI ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी थी।
वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज यानी 15 मार्च से नागपुर में शुरू होगी। ये बैठक 17 मार्च तक होनी है। हर 3 साल में होने वाली ये मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना की वजह से 2021 में इसे टाल दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग का मेन एजेंडा लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन एक सूत्र बता रहे हैं कि मेन एजेंडा चुनाव नहीं बल्कि संदेश खाली की घटना है। आरएसएस के एक और सूत्र ने इस बारे में डिटेल में बताया। वो कहते हैं आरएसएस दूरगामी योजनाओं पर काम करता है। लोकसभा चुनाव पर 3 साल से चर्चा हो रही है। संघ के स्तर पर चुनाव की प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी है और उसे जमीन पर भी उतारा जा चुका है। संघ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संगठन है, इसलिए ये सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव नहीं होता। उसे समाज में जो बदलाव लाना होता है उसकी योजना कई साल पहले बना दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली के बाद दूसरा बड़ा एजेंडा राम मंदिर का होगा। इसके अलावा मणिपुर हिंसा और संगठन के प्रचार प्रसार की योजना पर बात होगी। बैठक में एक और बड़ा फैसला सरकार्यवाही के चुनाव पर होगा। अभी इस पद पर दत्तात्रेय होसबिल हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस संदेश खाली और आसपास के इलाके में महिलाओं तक सीधे पहुंचने के लिए संघ की विचारधारा पर काम करने वाले महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति को एक्टिव कर सकता है। वहां जिस तरह महिलाओं के खिलाफ रेप गैंगरेप के मामले सामने आए, उसे देखते हुए संदेश खाली ही नहीं बल्कि बंगाल के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में महिला शाखा लगाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसका मकसद है कि महिलाएं रोज ना सही तो कम से कम हफ्ते में एक बार एक जगह मिले और किसी समस्या पर बात कर सके। संघ के कैरिकुलम में महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की भी प्लानिंग की जा सकती है। इसमें लाठी चलाना और व्यायाम प्रमुख होगा। संघ में इस बात की चर्चा है कि संदेश खाली सिर्फ एक मामला है जो ईडी की रेड की वजह से सामने आ गया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसे दूरदराज वाले इलाकों में ऐसे मामले और हो सकते हैं। शहर से कटे एरिया में संदेश खाली की तरह कई गैंग एक्टिव होंगे जो ऐसे काम कर रहे होंगे। वहां लोग डर की वजह से चुप हैं, इसलिए बंगाल में महिला शाखा, विश्व हिंदू परिषद और उसके कुछ और संगठन भी एक्टिव होंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार 15 मार्च को महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचेगी। राहुल ठाणे के अंबाडी नाका, महापौली गांव, सैलार, हनुमान मंदिर, नदी नाका, सोनाले मैदान सहित कई जगहों से गुजरेंगे। फिर ठाणे के भिवानी स्थित सोनाले में यात्रा रुकेगी। अगले दिन 16 मार्च को न्याय यात्रा ठाणे शहर के पुलिस कमिश्नरेट की सीमा तक बढ़ेगी। राहुल की यात्रा को लेकर ठाणे में पैराशूट, ग्लाइडिंग और ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। ठाणे जिला प्रशासन ने गुरुवार 14 मार्च को इसको लेकर एक आदेश जारी किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुरुवार 14 मार्च को महाराष्ट्र के नासिक में थी। राहुल ने यहाँ के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। राहुल ने पूजा के बाद गुरुवार दोपहर नासिक से अपनी न्याय यात्रा फिर से शुरू की। उन्होंने यहाँ एक सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर देश के लोगों के साथ आर्थिक अन्याय करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, कितने पुलिस, आईएएस, आईपीएस परीक्षा देने वालों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों का कर्ज माफ हुआ? 1 रुपया भी नहीं। सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। यह आर्थिक अन्याय है। भारत में 22 लोगों के पास उतना ही पैसा है जितना भारत के 70 करोड़ लोगों के पास है। यह अन्याय है। हम इस अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम चरण में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से राज्य में दाखिल हुए थे। वो 17 मार्च को मुंबई में एक विशाल रैली के साथ यात्रा को खत्म करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईएनडीआईए ब्लॉक के सभी दलों को रैली में शामिल होने को कहा है। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की थी। इस दौरान राहुल देश के 15 राज्यों और 110 जिलों में गए हैं। मुंबई में यात्रा खत्म होने तक राहुल 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी बस से और पैदल 6713 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। गुरुवार को अंबाला कैंट में टी पॉइंट पर कैंट के विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने यह गीत गाया। इंटरनेट मीडिया में ये खूब वायरल हो गया। इस गीत को लेकर अंबाला में राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं। नई कहानी क्या हो सकती है? चर्चा ये भी है कि अनिल विज प्रदेश की नई सरकार से एक पायदान और ऊपर चढ़ सकते हैं, उनका कद बढ़ सकता है। ऐसे में उनके समर्थक भी इंतजार कर रहे हैं, जबकि खुद विज अपने आप को पार्टी का अनन्य भक्त कह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विज भाजपा और गठबंधन टूटने से भी गुस्सा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेतृत्व से मिले। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विज हमारे सीनियर नेता हैं और उनका आशीर्वाद है। इसी बीच अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी बंदो कटारिया अनिल विज से शिष्टाचार भेंट करने पहुंची। विज की नाराजगी को दूर करने के लिए वरिष्ठ नेता अंबाला से पहुंच सकते हैं।
हालांकि फोन पर बातचीत खूब चल रही है। भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद 2 दिन पहले ही प्रदेश को नायब सिंह सैनी के रूप में नया सीएम मिला है। चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान विज सरकारी गाड़ी छोड़कर निजी गाड़ी से अंबाला कैंट लौट आए थे। विज के इस कदम को राजनीतिक जानकारों ने अपने तरीके से विश्लेषण भी शुरू कर दिया, लेकिन विज ने इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के साथ ही कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि राजस्थान सरकार अपने सभी वादे समय से पहले पूरा कर देगी। ये पीएम मोदी की गारंटी की पूरी होने की गारंटी है। सीएम भजनलाल ने इस दौरान अपने सरकार के 3 माह की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएमओ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली सुधार को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में सूबे में पेट्रोल और डीजल पर 2-2% वैट कम करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। प्रदेश भर में इनके दामों में एकरूपता लाई जाएगी। आमजन को ये राहत प्रदान करने से राज्य सरकार में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर उसे 66 से 50% कर दिया गया है। इससे 12,40,000 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इनमें 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनर शामिल हैं। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। कर्मचारियों को मार्च 2024 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। जनवरी और फरवरी माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ 2004 अथवा जीपीएफ एसबी खातों में जमा की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।